आवाज है इससे? आवाज इससे नहीं है? देख लीजिए एक बार। ठीक है, यहाँ से ठीक है ना? वहाँ जा रहा होगा ना उसमें? ठीक। आवाज तो आ रही है ना इतना काम भर? ठीक। इसके पहले वाली क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे कि भारतीय संविधान का जो 22 भाग है उसमें से लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक पहुँचा दिए थे, इसके आगे भी 11वें तक हम लोग चले गए थे। इसमें बेसिक ये एक ध्यान रखना है, सहकारी समितियाँ जो है क्या बोलते हैं उसको, कोऑपरेटिव वाला, ठीक, ये जो सहकारी समितियाँ यानी कि कोऑपरेटिव, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी का मतलब होता है कि जब कुछ लोग मिल करके किसी काम को करते हैं तो उसमें ना डूबने का खतरा कम हो जाता है। या अगर कोई बिजनेस डूब भी जाए, मान लो कि उसमें 100 लोगों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया, अगर वो डूबा भी तो 100 हिस्से में सबका गया ना, नुकसान हुआ। अगर वो एक ही आदमी का नुकसान होता तो कितना बड़ा नुकसान होता। तो सहकारी की सबसे बड़ी मेन चीज़ क्या है कि इसमें कई सारे लोग मिल करके काम करते हैं एक संगठन के तहत। जैसे कि सुधा दुग्ध, तो सुधा दुग्ध के कारण ऐसा होता है कि पूरे बिहार भर के जो दूध वाले हैं वो अपना दूध जो है गाय का, भैंस का, जो भी है जिस ये का जानवर का, उसको दे रहे हैं, और सुधा का जो ऑर्गेनाइज एजेंसी है वो वहाँ उनसे दूध जा करके ले करके पैक कर ले रहा है। तो जो दूध बेचने वाले लोग हैं उनको भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो गई कि रोज हमारा इतना दूध तो जो है निश्चित रूप से बिक जाएगा, बर्बाद नहीं होगा। तो वो उस बिजनेस को और बढ़ाते भी हैं, उनको हिम्मत भी बढ़ती है धीरे धीरे, और कई तरह की उनको सुविधा मिलने लगती है, लोन मिलने लगता है। गाय अगर गलती से कभी गाय गोरू मर भी जाए तो वैसी स्थिति में इंश्योरेंस होता है उनका, तो पैसा मिल जाता है, तो तुरंत दूसरी गाय भी वो खरीद सकते हैं। और उस सेंस में क्या होता है कि मान लो कि जिस समय गाय प्रेग्नेंट हो तो उसमें तो दूध देगी नहीं, तो भाई एक गाय तो अब उस समय तक अगले कुछ महीनों के लिए उसकी सेवा समाप्त हो गई, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, अब तो एक गाय का दूध कम हुआ, वैसी स्थिति में दूसरी गाय तैयार रहेगी। तो इतनी व्यवस्था हो जाती है कोऑपरेटिव के माध्यम से कि आपका जो है बर्बाद होने का जो चांसेज है वो क्या हो जाता है, कम, और आपको गाइडेंस प्रॉपरली मिलता है, जिससे कि आपके बिजनेस डूबने के खतरे क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, आपको विशेषज्ञों की ये मिल जाते हैं। इसीलिए क्या बनाया गया, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, और इसी को जो है अनुच्छेद 9 का ख 9B में रखा गया है, और ये मनमोहन सरकार के समय लाया गया था 2011 में। इसके लिए जो अमेंडमेंट है डेट वाज 97th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इतना याद रखना है, ठीक, कि 9 जो था वो खाली था, क्योंकि इसमें जो है ग्रुप डी का राज्य था, जो 6 में राज्य ए, 7 में राज्य बी, 8 में राज्य सी और 9 में राज्य डी था। तो हुआ क्या कि राज्य ए में तो केवल स्टेट को रख दिया गया, ठीक है, और 8 में रख दिया गया यूटी को। बी आज तक देखो खाली है, बी आज तक क्या है, निश्चित है, आर्टिकल 238। 9वां जो था 92 तक खाली था, तो उसमें भर दिया गया पंचायती राज, और 9 के ए में भर दिया गया म्यूनिसिपैलिटी। आगे चल के 2011 में 9 का बी भी लगा दिया गया, सहकारी समितियां, ठीक। तो ये सब यहीं पर रखा गया है। नहीं तो पहले क्या था, भारत में 4 प्रकार के स्टेट्स होते थे, ए बी सी डी, ठीक है। तो पार्ट 6 में ए टाइप के राज्य, जैसे बिहार यूपी बड़े बड़े राज्य, बी टाइप राज्य इसमें थे, ठीक है। उसके बाद वाले मीडियम साइज के छोटकू छोटकू राज्य सब किसमें थे, 8 वाले पार्ट में, 8वें पार्ट में, और अंडमान निकोबार अकेला था 9वें पार्ट में। 1956 में फजल अली आयोग, न्यायमूर्ति फजल अली आयोग, जस्टिस फजल अली आयोग कमीशन है, और उन्होंने क्या किया, 3 सदस्यीय हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पानीकर के साथ मिल करके तय किया गया कि अब राज्यों का विभाजन किया जाना चाहिए, और एक ही प्रकार के राज्य होने चाहिए, और दूसरा यूटी होना चाहिए। तो उन्होंने 14 राज्य और 6 यूटी बना दिए, रिकमेंड किया, सरकार ने मान लिया। इसीलिए राज्य आ गया 6ठे में और यूटी चला गया 8वें में, और 7वां और 9वां भाग खाली हो गया। पहले 4 प्रकार के राज्य थे, अब कितने हो गए, 2 ही प्रकार के, एक स्टेट और दूसरा यूटी। तो जाहिर सी बात है कि 4 में 2 हो गया और 2 खाली हो गया। 7वां आज तक खाली है। 9वां में 92 में, 56 से जो खाली हुआ 92 में जाके भरा, 1992 में, जब पंचायती राज 9 में,
9 के क में जो है म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका, और 2011 में 9 का ख यानी कि 9B वो जो है सहकारी समितियां, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये आ गया था, ये बता दिए थे हम लास्ट क्लास में, याद रखिएगा कि ये 243 A to O, ठीक है, PZG और फिर Z8 से लेकर के वो लास्ट तक जहां तक अपना जाता है उसको देख लेना। तो इन आर्टिकल्स को याद रखना, क्योंकि अब दरोगा में और बीपीएससी में आर्टिकल्स पूछने लगा है अलग से, ठीक है, इसको ध्यान लीजिएगा। सबसे छोटा अनुच्छेदों वाला जो पार्ट है 10वां, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। शेड्यूल्ड एरियाज हमेशा ट्राइबल एरिया ही नहीं होता है, हो सकता है कि एरिया में आदिवासी नहीं हो, लेकिन फिर भी क्या किया जाता है, उसको शेड्यूल्ड क्षेत्र घोषित किया जाता है। और जनजातीय क्षेत्र इसके इनसे संबंधित है 10वां पार्ट, ठीक है। यही कारण है कि इससे जुड़ी हुई अनुसूचियां जो हैं 5 और 6 हैं। जो शेड्यूल 5 और 6 नहीं है जो हम लोग पढ़ते हैं 12 शेड्यूल में से, वो किससे संबंधित हैं, 10वें वाले से। 10वें वाला में हमारे यहाँ शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज को बहुत महत्व दिया गया है। आप समझिए कि अभी उत्तराखंड में यूसी से आया है, उसे आदिवासियों को बाहर रखा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड से, ठीक है। इसीलिए उत्तराखंड के मुस्लिमों ने मांग किया है कि जब आदिवासियों को, ट्राइबल्स को जब आप बाहर कर सकते हैं तो हमको भी बाहर कीजिए, हमको भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में आना, कि हमको समान नागरिक नहीं बनना है भारत का, हमको शरीयत के तहत जो विशेष अधिकार मिले हुए हैं वो हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जबकि देश के स्वतंत्रता के समय कह दिया गया था कि आगे चल करके चूंकि सेकुलर इंडिया है और यहाँ पर कोई अलग से वो नहीं मिलेगा, आपको उतना ही मिलेगा जितना कि जितने में आप अपना पूजा पाठ जो भी होगा, नमाज अदा करना या प्रेयर करना चर्च में जाकर के आप कर सकते हैं बाकी चीज़ों के लिए। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी जो है अड़ंगा लग गया था, जो शाहबानो मामला आया था, शाहबानो के उसके शौहर ने जो है यूं ही जो है तलाक दे दिया था 3 बार बोल करके, और बाद में जब मेंटेनेंस की बात आई शाहबानो ने केस कर दिया अपने शौहर पर, तो राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पलट दिया था और उसमें कहा कि नहीं, कि जो अगर आप हिंदू हैं या आप सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, अगर आप अपनी पत्नी को तलाक देते हैं तो आपको जीवन भर मेंटेनेंस देना होगा, लेकिन अगर एक मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को तलाक देता है तो वो जीवन भर मेंटेनेंस नहीं देगा, वो केवल इद्दत की अवधि के लिए देगा। इद्दत की अवधि का मतलब होता है 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल, बस 4था मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ, जाइए भाड़ में आप, अब हम आपका ठेका नहीं लिए हैं। जो महर की रकम होती है 20,000, 30,000, 25,000, 35,000, वही जमा करके छोड़ के लात मार के भगा देता है, अब वो कहाँ जाए। और सबसे बात है कि फिर वो दूसरी, तीसरी, चौथी, तो इसीलिए ये तय हुआ कि भारत में ये चीज चलेगा नहीं। और जब तब जो है ये यूसीसी जो है वो उसकी बात उठने लगती है। गोवा के बाद उत्तराखंड भारत का दूसरा राज्य बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया है, लेकिन वहां उसने आदिवासियों को उससे बाहर रखने की बात कही है, जिसके कारण जमीयत उलेमा के जो मौलाना हैं, ठीक, तो उन्होंने कहा है कि हम इसको नहीं मानेंगे, ठीक है। कि और तो मेरे एक स्टूडेंट ने भी हमको मैसेज किया कि सर फंडामेंटल राइट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड डीपीएसपी, और फंडामेंटल राइट में हम लोग को वो मिला हुआ है कि हम लोग अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो फिर अपने हिसाब से कीजिएगा तो कल को हिंदुओं के भी कई सारे प्रथाएं हैं जो वो कहेंगे हम तो फिर अपने हिसाब से चलेंगे, फिर वो भी मना करेंगे। फिर तो खोंड जनजाति वाले कहेंगे कि हमारे यहाँ नर बलि की प्रथा है, हम अपने हिसाब से चलेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे सेकुलर भारत में नहीं होगा, आपको कुछ चीजें यहां माननी ही पड़ेंगी। ये हो गया इससे संबंधित। संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं इसको देख लेना, ठीक है। राज्य में जैसे कि इसी में आता है 249, जिसमें कि राज्यसभा अलाउ करती है संसद को कि आप जो है राष्ट्र हित के मुद्दे पर नेशनल इंटरेस्ट में कानून बना सकते हैं। 249 सॉरी। उसके बाद जो है 252, 2 या 2 से अधिक राज्य मिल करके संसद को कह सकते हैं कि आप मेरे लिए कानून बना दीजिए, ठीक है। 253, अगर भारत सरकार कोई इंटरनेशनल ट्रीटी करती है तो सभी राज्यों को मानना पड़ेगा। तो जो ये वाला जो है ना 245 से 266 भाग 11 में है, इसको हम बचपन से कैसे याद रखे हुए हैं भाग 11 को, 1 सेंटर 1 स्टेट, सामने सेंटर सामने स्टेट, 1-1। याद रखने के लिए क्या रहेगा कि किस 11 में क्या है
तो हम 11 में सोच लेते हैं कि एक तरफ केंद्र है, दूसरी तरफ राज्य है, और दोनों एक और एक हैं, तो दोनों अगर मिल गए तो 11 मतलब ताकतवर होंगे, हमारा मजबूत संघ बनेगा। तो तब से लेके आज तक हमसे कभी कोई पूछता है ना कि केंद्र राज्य संबंध किसमें है, तो हम सोचते हैं केंद्र और राज्य, एक और एक, तो 11 आ जाता है। मेरा अपना स्टाइल है, अब आप अपना दूसरा ट्रिक ढूंढ सकते हैं, हम अपना बता दिए। वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद। वित्त फाइनेंस, संपत्ति प्रॉपर्टी, संविदाएं कॉन्ट्रैक्ट और वाद सूट। फाइनेंस, प्रॉपर्टी, संविदाएं कॉन्ट्रैक्ट एंड शूट, ये 4 चीज है। इसका मतलब फाइनेंस रिलेटेड जो भी चीज है, देखना आर्टिकल 280 है वित्त आयोग वाला, इसके अंदर है 300 के कम में प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी अब कर दिया गया 300A में, 19 से और 31 से उठा के कहां ले आया गया है कॉन्ट्रैक्ट। 2 लोग किसी कॉन्ट्रैक्ट में आते, मान लो कि हम ये बिल्डिंग का 2 फ्लोर लिए, ठीक है, और दोनों के लिए मेरा मकान मालिक से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब वो हमको उसका 11 महीने पर रिन्यूअल होता है, हमको जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट में बनते हैं वो किसी कीमत पर हमको निकाल नहीं सकते, जब तक कि हम कॉन्ट्रैक्ट में किए गए चीजों का उल्लंघन न करे वो हमको निकाल नहीं सकते। यानी मेरे दिमाग में कहा जाता है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है हम दोनों के बीच में, कम से कम 11 महीने की सुरक्षा इस मेरे लिए हो गई। अब वो यूं ही हमको जो है निकाल नहीं सकते हैं, उसमें जो जो टर्म्स है हमको लेकिन पूरा करना पड़ेगा, डेट इज कॉन्ट्रैक्ट। शूट उसके बाद शुरू होता है, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ें तो वो हम पर केस कर सकते हैं, वाद शूट। ये सब कुछ को संविधान में ही बता दिया गया है कि कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है। ये किसमें है, 12 में, 12, ठीक। जैसे आप नाम सुने यहाँ पे बाढ़ मोकामा बख्तियारपुर पटना के जिले में है, तो हम पूछते थे मौक में कि बाढ़ नाम क्यों पड़ा, तो सर हो सकता है कि बाढ़ आता होगा, अब अपने बाढ़ कहीं है लेकिन को पता नहीं है। फिर हम कहेंगे जब यहाँ से जब स्टीमर चलता था ना पटना से, तो गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, और बाढ़ आते तो होता था गेट नंबर 12, BARAH, बाद में RAH वाला ए हट गया, वो BARH रह गया, बाढ़। तो जो 12 नंबर जो गेट था वो लास्ट में क्या रह गया, बाढ़, ठीक है। तो लोग वहां 12 तो बाढ़, अब बाढ़ जब बोलने में सहस्राम, ससराम, सासाराम, तो कैसे हो जाता है, चीजें छोटी हो जाती हैं। तो लोग जो हैं वो धीरे धीरे चीजों को ना, आप जितना जटिल बनाइएगा लैंग्वेज वही ज्यादा टिकेगा जो सिंपल हो। आखिर संस्कृत क्यों नहीं टिक पाई, क्योंकि डेट वाज कॉम्प्लेक्स, वैदिक संस्कृत। तो लोगों ने उसको जीवित रखने के लिए संस्कृत को थोड़ा आसान किया, तो थोड़ा इसको आसान करो, नहीं तो वैदिक संस्कृत जो ऋग्वेद की भाषा है उसको समझने के लिए तो ब्राह्मण ग्रंथ आया समझाने के लिए, और तभी जो है पाली और प्राकृत में बोल के गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी छा गए। खान सर ठेठी में पढ़ा करके छा गए, क्योंकि जो लोकल बोलेगा, लालू जी जो है भोजपुरी बोल बोल के मास लीडर बन गए, लेकिन कभी भी नीतीश कुमार को सुना कि वो मगही बोल रहे हों अपना लोकल, कभी नहीं। और अगर वो मगही बोलते तो आम जनता उनसे लिंक कर लेती, ठीक है। तो और लालू से क्यों लिंक किया, क्योंकि लालू जी का बोलने का स्टाइल जो था वो कैसा था, लोकल था। यही कारण था कि महात्मा गांधी क्यों हिट हुए, क्योंकि महात्मा गांधी ने अपने सारे कपड़े उतार कर लंगोट धारण कर लिया, जिससे कि भारत के अधिसंख्य गरीब जनता को क्या लगता था कि ही इज बिल्कुल लाइक अस, ये बिल्कुल हमारे जैसे हैं, और इसीलिए आम पब्लिक ने उनसे खुद को कनेक्ट करना शुरू कर दिया। तो आप जो ही आप सोचिएगा कि हम जो है एकदम हाई फाई बन के चल रहे हैं, तो पब्लिक आपको पसंद नहीं करती। यही कारण है कि भोजपुरी गाने जो है यूपी बिहार में हिट हो जाते हैं, क्योंकि पब्लिक का मूड ही वही रहता है, गाली रची बसी हुई है, और वो जो मर्दाना जो पुरुषवादी जो गालियां हैं। और यही कारण है कि जब उस तरह के गाने बजते हैं तो लोग जो है उसको 1000 मिलियन लाइक्स, पता नहीं कितना मिलियन लाइक्स जो भी है, जो भी हम अपना बोले हों, वो पता नहीं कितना कितना लाइक्स हो जाता है, ठीक। और जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं तो 10 लोग देख रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, उनको मजा आना चाहिए। इसीलिए शाहरुख खान से लेकर के विद्या बालन ने कहा था कि इंडस्ट्री में केवल 3 ही चीजें चलती हैं, तो क्या, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। मजा आ रहा है तो रहेंगे, और नहीं मजा आ रहा है तो
नहीं रहेंगे। आप पढ़ाइए चाहे मत पढ़ाइए, कौन से ऐसे हमको नौकरी लगने वाली है पढ़ के ही, ठीक है, खाली मजा लाइए तो हम आपको हिट करा देंगे, ठीक है। तो वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट। कॉन्ट्रैक्ट किसी भी फाइनेंस में आपस में जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होना बेहद जरूरी नहीं तो कल को क्या होगा, लोग कह देंगे हम तुमको पैसा ही नहीं दिए थे। अब मान लीजिए जैसे मास्टर साहब अगर वो हमको पैसा दिया, कल को हम बेईमानी कर जाए कि नहीं आप हमको पैसा नहीं देते, तो सूटे करके क्या करेंगे, हम कहेंगे कागज पे है लिखा हुआ और हम भरोसा करके आपको, ठीक है। तो बिजनेस में जो है क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट, तभी जो है आप सूट का मतलब वाद, ये सूट पैंट नहीं, ठीक है, और सूट नहीं, दूसरा सूट होता है, यहां पर वाद होता है। हाँ कि आई विल सू यू, टी साइलेंट रहेगा, आई बात समझ में। जो हम लोग पैंट और शर्ट सूट बूट करते हैं कि आई विल सू यू, यही होता है कि हम तुमको के न्यायालय में खींचेंगे कि देख लेना तुम कि यू हैव इन्फ्रिंज्ड द कॉन्ट्रैक्ट। जब अंग्रेजी जब दारू पी के जब गुस्सा में जब बोलते हैं तो इंग्लिश कैसे निकलती है। तो यहाँ पर दो ही चीजें होती हैं अंग्रेजी सीखने के लिए, या तो इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए और नहीं तो पौवा चढ़ा लीजिए, अंग्रेजी बोलिए उसके बाद टपाटप हम लोग यहाँ। अब चलो 13वां 13 पॉइंट, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। ट्रेड, व्यापार मीन्स ट्रेड, कॉमर्स वाणिज्य और समागम इंटरकोर्स, ठीक है। ये यहां पर ट्रेड का मतलब हो गया द लास्ट ट्रांजैक्शन, जहां पे प्रोडक्ट पूरा प्रोडक्ट बन के आ गया है, हमने उसको लास्ट आदमी को बेच दिया, वो खरीद लिया, तो जिस प्रोडक्ट के बदले में पैसा मिला दैट इज ट्रेड। व्यापार वही है जिसमें कि दुकानदार आपको चाय पीनी है, आप बाहर गए 10 रुपया का नोट या 5 रुपया जितना वो बोला आपने दिया और बदले में उन्होंने आपको क्या दिया, एक कप चाय, आप पिए। दिस इज ट्रेड ऑन द पार्ट ऑफ चाय वाला, चाय वाला का वो ट्रेड है, ठीक। कॉमर्स क्या है, कॉमर्स जो है कहां पर चाय की दुकान ज्यादा चलेगी, कहां पर लोग चाय ज्यादा पीने आते हैं उस जगह को तलाशो, कहां पर स्टूडेंट का जमावड़ा होगा, किस टाइम में स्टूडेंट छूटेंगे तो चाय ज्यादा पिएंगे, ठंड में चाय ज्यादा पिएंगे कि गर्मी में चाय ज्यादा पिएंगे, बरसात में ज्यादा पिएंगे। दिस इज कॉमर्स। कॉमर्स आपका डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न को शो करता है कि कितनी डिमांड है और कितना हमको सप्लाई करना है। तो जब आप कॉमर्स समझ जाएंगे तो आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगा, और अगर आप बिना कॉमर्स को समझे करेंगे ट्रेड तो आपका ट्रेड क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, ठीक। और कॉमर्स के लिए थोड़ा सा धूर्त होना बहुत जरूरी होता था कि ट्रेड चल पड़े। ये जो ट्रेड है ना, ट्रेड कोई गरीब क्यों रह जाता है, क्योंकि धूर्ता ही नहीं कर पाता है उतना। मेहनत से आप जिला तो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को खिला नहीं सकते हैं, आगे बात समझ में। तो जैसे कॉमर्स क्या सिखाता है, कॉमर्स हमको सिखाता है अरे सर क्या आप ऐसे पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा ढूंढ ढांग कीजिए ना, तो देखिए ना लोग कैसे बढ़ेंगे आपके क्लास में, वो कॉमर्स सिखाता है। ट्रेड कहता है अरे यार जाने दो, डूब ही रही है व्यवस्था, तो डूबने दो, चल रहा है जैसे चल रहा है, ठीक है। ये हो गया ट्रेड। तो ट्रेड आपका डिपेंड करता है इस पर, समागम यानी इंटरकोर्स। किसी कॉमर्स के लिए, किसी बिजनेस के लिए जब विभिन्न राज्य, विभिन्न लोग जब जहां मिलते हैं ना, उसको कहते हैं समागम, ठीक है। दैट इज नोन एज इंटरकोर्स, जहां पर विभिन्न व्यापारियों का जमावड़ा हो, विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों का जमावड़ा हो, कि जिससे वो जानेंगे कि आखिर कॉमर्स में डिमांड और सप्लाई कितना कहां है, चीजों को एक लाइन में लाएंगे। और ट्रेड द लास्ट ट्रांजैक्शन, जो अंतिम अंतरण होता है सबसे उत्पाद को बेचने वाले और खरीदने वाले के बीच में, वो लास्ट ट्रांजैक्शन को ट्रेड कहते हैं, जो मेयर प्रॉफिट एंड लॉस के लिए होता है। अब आप इसमें अगर कॉमर्स को समझेंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे, और अगर आप नहीं समझेंगे तो आप लॉस में रहेंगे, ठीक है। इसीलिए कॉमर्स को समझना बेहद जरूरी है। जैसे बहुत सारे हमको पता है कि अगर हम बोरिंग रोड चले गए तो साल भर में करोड़पति हो जाएंगे, आई नो। कारण क्या है, हमारा कॉमर्स बताता है कि वहां पेइंग कैपेसिटी बहुत है और वहां बाइलिंगुअल टीचर्स की एकदम कमी है।
बाइलिंगुअल टीचर्स में अच्छे टीचर्स की और कमी है, और वो हाथों हाथ आपको ले लेंगे, सिर्फ जाने का ये है। तो वैसी तो, लेकिन कॉमर्स पता है, लेकिन फिर भी हम उस कॉमर्स के अकॉर्डिंगली जा नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अभी तक हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, अभी तक हम टीचर बने हुए हैं। जिस दिन हम ट्रेडर बन गए कोई नहीं आएगा, उसमें वही आता है जो बोलतू रहेंगे। जैसे वो बोलतू है, भचर 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 किया, सारा टूट पड़ेंगे। उसके कॉमर्स बताता है कि आप प्रचार करो, प्रचार में पैसा उड़ेल दो, पूरे पटना में दिखा दो पार सिविल सर्विसेज, तो और 10 टीचर अच्छे पकड़ के ला दो। अब बच्चा पूछे सर यहाँ हिस्ट्री, हाँ हिस्ट्री, सर यहाँ कॉमर्स, हाँ कॉमर्स, म्यूजिक, हाँ म्यूजिक, सब होता है, आओ ना तुम खाली पहले, ठीक है, सब होगा। और उसके 2 महीना के बाद पैसा ले लीजिए, गाली दे, वो सब निकलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि तब तक आप अमीर बन चुके हैं। अगली बार में जो है आप जो है सब चीज के लिए जो है टीचर ला सकते हैं, डेट इज कॉमर्स, ठीक। तो होता क्या है ना कि झांसा देकर के बच्चों को फंसाना, हिंदी में कहावत है बूंट पर बानर फंसाना, तो बूंट पर बानर फंसते हैं, बाद में बानर पैसा लेके आते हैं, उसके बाद सब कुछ अपने आप सही हो जाता है, ठीक। तो वही काम नहीं हो पाता है। 14वां, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, इसमें जो है आपका ऑल इंडिया सर्विसेज, उसके बाद जो है सेंट्रल सर्विसेज, ग्रुप ए सर्विस एंड ग्रुप बी सर्विस, ये सब इसी में आता है, जैसे कि आईएएस और पीसीएस, ठीक है। तो संघ और ऑल इंडिया सर्विसेज, हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ हाँ, अखिल लोक सेवा दोनों है। लोक सेवा का मतलब लोगों की सेवा करने वाला कोई भी सर्विस लोक सेवा है, ठीक है, उसे मतलब ही नहीं है, यहाँ जोड़ने का कोई मतलब नहीं, बेकार का सवाल है। दूसरा हुआ कि ऑल इंडिया सर्विस, आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस, भारतीय वन सेवा, ये तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। और सेंट्रल सर्विसेज में जो आपका इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, सब ग्रुप ए के सर्विसेज हो गए हैं, ठीक है। ये सब हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, पार्ट 14 में, ठीक है। तो पार्ट 14 इसमें जो है ऑल इंडिया सर्विसेज, अभी भारत में केवल 3 ही सर्विस हैं जो ऑल इंडिया सर्विस हैं, आईएएस, आईपीएस और तीसरा आईएफओएस, जिसको ये लोग जबरदस्ती आईएफएस कर देते हैं। ये दिस इज फॉर फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट सर्विस है, ये आपका पुलिस सर्विस है, और ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, सबसे मोस्ट लिक्रेटिव सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है ये, ठीक। तो प्रोटोकॉल में सबसे ऊपर आईएएस होता है, उसके बाद जो है इसके इक्विवेलेंट होता है आईएफएस, दिस इज फॉरेन। आप देखिएगा कि भारतीय वन सेवा वाले भी जबरदस्ती अपने आप को शो करते हैं कि हम लोग आईएफएस हैं, दे आर नॉट आईएफएस, ठीक है। तो ये आईएफओएस होता है, लेकिन कहीं भी हम देखे हैं कि अपने आप को आईएफएस ही बोलते हैं, तो उस हिसाब से तो फिर भारतीय डाक सेवा वाले भी कहेंगे कि हम आईपीएस हैं, फिर तो भारतीय डाक सेवा को आईपीओएस कहा जाता है, ठीक है। असल आईएफएस कौन होता है, फॉरेन सर्विस वाला। और ये प्रोटोकॉल में आईएएस उससे ऊपर होता है, आईएफएस बस उससे थोड़ा सा नीचे होता है। ऑल इंडिया सर्विस यही 3 है अभी तक, ओनली दिस 3, जिसमें कैडर बढ़ता है, बिहार कैडर, यूपी कैडर, यूनियन कैडर, ठीक है, जिसको एगमट कैडर बोलते हैं, अंडमान, गोवा, मिजोरम, यूनियन टेरिटरी, ठीक। इसमें उसके बाद बिहार कैडर, असम मेघालय कैडर, त्रिपुरा कैडर, ये इन्हीं तीनों में मिलता है। आईएफएस ये सेंट्रल सर्विस है जो भारत सरकार बाहर भेजती है, यहां पर ये सब विदेश में रहते हैं, ठीक है, भारत सरकार के प्रतिनिधि बन करके। इसके अलावा अब इनके नीचे में ग्रुप ए सर्विसेज, ग्रुप ए आईएएस एलाइड, और ग्रुप बी, जब आप यूपीएससी की परीक्षा में बैठते हैं सिविल सर्विसेज में, तो आप टॉप रैंक लाते हैं तो आप अपने चॉइस देते हैं। अगर आप रैंक 1 ला के भी आप ग्रुप बी चुनेंगे तो आपको ग्रुप बी ही मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादातर लड़के अपना टॉप प्रायोरिटी क्या देते हैं, आईएएस को। इंग्लिश मीडियम लड़के अपने टॉप प्रायोरिटी आईएएस के बाद आईएफएस को देते हैं, हिंदी मीडियम लड़के आईएएस के बाद आईपीएस को देते हैं, जबकि प्रोटोकॉल में आईएफएस आईपीएस से ऊपर होता है। और यही 2 सर्विस हैं, आईएएस और इंडियन फॉरेन सर्विस, जिसमें अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप दोबारा आईएएस में बैठ नहीं सकते, भले आपका अटेम्प्ट बाकी हो। आप अगर एक बार चुन लिए गए विदेश सेवा या प्रशासनिक सेवा में, तो आप दोबारा अटेम्प्ट नहीं दे सकते। ये अटेम्प्ट ये दोनों दे सकते हैं, ठीक है, ये सब दे सकते हैं। ग्रुप ए में सबसे ल्यूक्रेटिव सर्विस माना जाता है आईआरएस इनकम टैक्स को।
जो इनकम टैक्स का कमिश्नर होता है आगे चल करके, ठीक है। दूसरे नंबर पर IRS, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज, ये भी IRS होता है। ये दोनों टॉप की सर्विसेज होती हैं, लेकिन ये सब ग्रुप ए में होते हैं। इसी में आपको रेलवे का सबसे बड़ा अधिकारी जो DRM बनता है आगे चल के IRTS होता है, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। इसी में आता है आपका इंडियन पोस्टल सर्विस, IPOS। तो इनके नियम से तो ये भी लिख ले अपने आप को IPS, लेकिन दिस इज इंडियन पोस्टल सर्विस एंड दिस इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। लेकिन ये बहुत चालाकी से अपना वो क्या करते हैं, हटा के IFS शो करते हैं कि हम लोग बहुत बड़ा तोपची बन गए हैं। ऐसा नहीं कि तोपचे नहीं होते हैं। तो IAS और IFS बराबर वेतनमान, IPS और IFOS बराबर वेतनमान। लेकिन जब प्रोटोकॉल की बात आएगी तो IAS थोड़ा सा ऊपर IFS से और IPS थोड़ा सा ऊपर IFOS से, और ये सब जो है ग्रुप ए में ये सब बराबर होते हैं। सबसे ज्यादा सर्विसेज इसी में होती हैं। इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स, इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज। जो शाहरुख खान के बेटा को गिरफ्तार किया था वो यही था, IRS, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज। जो आप रेलवे में DRM देखते हैं ना, जो बनते हैं सब रेलवे बोर्ड, वो सब IRTS। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, IAAS, जो कैग का नीचे वाला तक जाता है। भारतीय डाक सेवा, भारत के महाडाकपाल, ये लोग जो हैं इसी में जाते हैं। ग्रुप बी में, जिसमें विकास दिव्य कीर्ति का सिलेक्शन हुआ था, और जिसमें यूट्यूब पर सब बताते हैं कि वो IAS थे, IAS थे, IAS थे। IAS कहाँ थे? कहाँ है IAS? दिख रहा है ग्रुप बी। PCS के नौकरी, जब आप BPS निकालते हैं और जब आप डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी SP बनते हैं तो आपको मिलता है ग्रुप बी। यहाँ UPSC में जो सबसे घटिया पोस्ट होता है वो होता है ग्रुप बी, और PCS में जो सबसे टॉप पोस्ट होता है वो होता है ग्रुप बी। इसमें क्या मिलता है आपको? इसमें आप बनते हैं SDM, दिल्ली डैनिक्स, दिल्ली अंडमान निकोबार सिविल सर्विस, डैनिक्स, दिल्ली अंडमान निकोबार पुलिस सर्विस। इसी में आप ACP बनते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। इसमें आप SDM बनते हैं सीधे, ठीक। और यहां पर इसके अलावा होता है आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर्स, आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर्स, जिसमें कि आपको सेक्शन ऑफिसर बनाया जाता है, जो कि विकास दिव्य कीर्ति सर बने थे सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी में। अब बोला जाता है, वहां यूट्यूब पर देखिएगा कि वो IAS थे, रिजाइन मार के आ गए हैं। एक कमरे में बैठ करके काम करना होता है, तो हाँ, वो नहीं बोलते हैं, यूट्यूब पर बोला जाता है, हम उनको नहीं बोल रहे हैं। हम आप मेरी बात सुनी, हमने क्या बोला कि यूट्यूब पर उनको बोला जाता है, हम वो नहीं बोला कि वो खुद बोलते हैं। हम कहीं बोले तो बस जाहिर सी बात है, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो डैनिक्स और डैनिप्स, ठीक है। तो ये हुआ SDM और ये हुआ ACP, ठीक है। ये ही पूरा प्रोसेस होता है। और जब हम लोग PCS में जाते हैं तो वहां पर ये DSP SDM जो डिप्टी कलेक्टर होते हैं, ये भी ग्रुप बी के होते हैं। तो जब आप BPSC से चयनित होते हैं तो आपका सबसे ऊपर का पोस्ट जो होता है वही लेवल 9, ठीक है। ये आपका लेवल 11 का जॉब है। कहाँ? वो शुरू में बस क्या, वो प्रोबेशन ट्रेनिंग में जैसे ही ज्वाइन करते खत्म होती लेवल 9, 11 से शुरू हो जाता है। जैसे अब देखना पड़ेगा हमको, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी अंतर होता है। तो फिर तो ये भी तो फिर लेवल 10 कैसे हो जाएंगे? हाँ नहीं, सैलरी में बहुत अंतर होता है। हाँ तो वही होगा 10, इसीलिए हम बोले ना कि अंतर है उसमें, क्योंकि लोग जब ट्रेनिंग पूरा कर लेते हैं तो लोग का 11 से ही शुरू रहता है, फिर जो भी हो। तो ये जो अंतर है ना, यही है इसमें ऑल इंडिया सर्विस। अब ये सब जब इन पर कोई टेंशन होता है, जब इनको अपना जॉब के लिए या सरकार सस्पेंड कर दी या नौकरी से निकाल दी, तो ये केस कहाँ करेंगे? ये केस करेंगे कैट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, जिसको इंदिरा जी ने जो है पार्ट 14 में लाया था। इसलिए हम इतना बता दिए कि कम से कम आपका जो है ये क्लियर हो जाए। पार्ट 14 का A, जो तीसरा जो अलग से जो एक पार्ट इंदिरा जी ने जोड़ा था, 4 का A जोड़ा था, 4 का A, ठीक। तो ये जो सारी नौकरियां हैं ये कहां पर जाकर के जो है ये करेंगी? मतलब अगर मान लो कि इस जॉब में आप हो गए और सरकार आपको प्रताड़ित कर रही है, बार बार उठा करके आपका हर 10 दिन पे ट्रांसफर हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कर रहा है कि सरकार आपको क्या कर रही है? परेशान। तो आप कहां जाएंगे? आप जाएंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, वहां जाके आप केस करेंगे। इसका ओहदा हाई कोर्ट से थोड़ा नीचे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से थोड़ा ऊपर होता है, और इसके खिलाफ अपील जो है आप आगे कर सकते हैं, चाहे राज्य सरकार या केंद्र सरकार हो, चाहे फिर
IAS IPS जो भी हों, तो अपना ग्रीवांसेस के लिए ही बनाया गया। इसको बनाया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने, और इसीलिए ब्यूरोक्रेसी मेहरबान हो गई थी, क्योंकि इंदिरा जी ने उनके लॉन्ग डिमांड को पूरा किया था। ठीक, और उस समय इमरजेंसी के टाइम में ये बेहद जरूरी था कि ब्यूरोक्रेसी किसके साथ रहे, इंदिरा गांधी जी के साथ रहे। तो अब समझ में आया कि कैट क्यों आया था उस समय। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, हर चीज के पीछे एक कारण होता है। वो 4 का ए लेकर के आई थी ताकि आप ज्यादा आंदोलन उछल कूद न करें, अपनी ड्यूटी समझें। ठीक है, तोड़फोड़ न करोगे, समझ आ रहा है। जो कि संपूर्ण क्रांति कौन चला रहे थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इसलिए 4 का ए आया कि अपनी ड्यूटी भी समझो, कुछ भी जलाओ लाओ मत, पब्लिक प्रॉपर्टी रोक दी कि ज्यादा 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट मत चलाओ तुम लोग, संपूर्ण क्रांति। इसलिए वो क्या लेकर के आई, 4 का ए। 14 का ए क्यों लेकर के आई, ताकि नौकरशाही जो है वो कहे कि मैडम ने हम लोग के लिए भी कुछ रिलीफ तो दिया है। समझ आया। तो जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सरकारें ये सब काम क्यों करती हैं। ठीक है, क्योंकि उनको क्या लेना रहता है, फेवर लेना रहता है। तो सब लोग करते हैं ऐसा, ये कोई नई बात नहीं है। जो पावर में रहता है वो फेवर लेता है, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र में ये अच्छी बात नहीं है कि पूर्व में कोई कर गया तो हम भी ऐसा करें, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, देखो आ गया ये, मतलब हम जो पूरा इतना ले गए, आप में से कुछ को लग रहा होगा कि अब लंबा खींच रहे हैं ये, तो 14 का क समझ में आया, अधिकरण। अधिकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये ट्रिब्यूनल इसी के लिए है, इसीलिए 14 के साथ सटा के क्या लाया गया, 14 का ए। अरे यार वो दूसरी चीज है, वो वातावरण का है, उसमें क्या जाना है। ठीक है, तो हंसुआ के विवाह में खुरपी का गीत काहे गाने लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद निर्वाचन यानी कि इलेक्शन, निर्वाचन यानी कि इलेक्शन। इसमें 324 से 329, इंदिरा जी ने यहां भी 329 का ए जोड़ा था, जिसको आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, निरस्त कर दिया था। 329 ए को हरि जो राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था 329 ए को, जिसमें उन्होंने ला दिया था कि प्राइम मिनिस्टर और अन्य के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील किया ही नहीं जा सकता चुनाव को लेकर के, तो फिर हटाया गया था। 16वां, कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध। कुछ वर्गों के का मतलब हो गया यहां पर कि आपका जो है ओबीसी, ठीक है, एससी मतलब एसटी और एंग्लो इंडियन होता था उस समय, एंग्लो, जिसको अब खत्म कर दिया गया। समझ रहा है। 16 देखना, 330 से 342 में ही पहले नहीं था एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान प्रोविजन, जिसको मोदी सरकार ने क्या किया, निरस्त कर दिया। तो ये सब कुछ वर्गों से देखिएगा कि जितना भी आपका ओबीसी कमीशन, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, वो सब कहां है, सब इसी में है ना। तो वो क्या है, भाग 16। भाग 16 में 4 लोगों की व्यवस्था थी, उसमें एंग्लो इंडियन की भी व्यवस्था थी, लेकिन अब एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया है, समाप्त। तो भाग 16 हम हमेशा कैसे, अब सोचो कि हम कैसे तुरंत लिख दिए कुछ वर्गों में, क्योंकि हम इसको याद करते थे 4 का स्क्वायर 16। हमारा याद करने का तरीका क्या रहता था, 4 का स्क्वायर। 4 क्या था, तो 4 था ओबीसी, एससी, एसटी एंड एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 11 हो गया केंद्र उधर, राज्य इधर, 1 और 1। ठीक, तो ये सारी चीजें करने के कारण है हमको बहुत सारी चीजें क्या रह जाती हैं, याद रह जाती हैं, हम घबराते नहीं हैं। और जब हम 14 पढ़ाएं तो लगे हाथ हम 14 का क भी बता दिए। तो कम से कम अगर ध्यान से सुनो, वैसे 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। टीचर अगर बता रहा होता है तो उसको ना केवल टू द पॉइंट जानना होता है। कुछ होते हैं जो जान रहे होते हैं कि अगर कुछ अलग से भी बता रहा है तो उसमें जो खींचो काम की चीज है। तो कुछ स्टूडेंट जो ओवर स्मार्ट होते हैं उनको लगता है कि अब फालतू का काम शुरू हो गया, उनको चाहिए कि लूसेंटवा में जो दिया है ना हमको बस उतना ही बताओ। तो वो अपनी अल्प बुद्धि में उतना ही लगा पाते हैं कि ये, और यही कारण है कि वैसे टीचर ज्यादा हिट होते हैं जो बार बार बोलते हैं ना कि जितना इन मंदबुद्धियों को चाहिए उतना ही दो, ज्यादा मत दो। ये 4 साल बाद तुमको गाली देंगे लेकिन तब तक तुमको हीरो बना चुके होंगे। ठीक है, और उसके बाद इनको सुनने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि तब तक इन मंदबुद्धियों की आवाज नकार खाने में तूती की आवाज बन चुकी होगी। कॉमर्स यही सिखाता है, लेकिन हम लोग अपने आदत से बाजाते नहीं हैं, लेकिन हमको लगता है कि सीखना पड़ेगा कुछ चीज। 17वां है राजभाषा। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है।
एक तो हिंदी हो ही गई, दूसरा क्या कर दिया गया था कि इसी में देखिएगा आपको प्रोविजन दिखेगा मदर टंग का, मातृभाषा, जो मदर टंग करे, मदर लैंग्वेज, मातृभाषा, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन के लिए कहा गया है कि आपको जो एलिमेंट्री एजुकेशन अपनी मातृभाषा में मिलेगा, हिंदी को प्रोत्साहित किया जाए। इसके अलावा इसी में नेहरू सरकार ने 1965 तक जो है अंग्रेजी को भी राजभाषा बनाया और बाद में अनलिमिटेड पीरियड के लिए कर दिया है। अभी अब वो अनलिमिटेड तक है, जब तक ये रोका ना जाए। और 1979 तक तो ये लोग यूपीएससी में अंग्रेजी को के अलावा कुछ छोड़े ही नहीं थे। वो तो भला हो कि मोरारजी देसाई आ गए, नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने अंततः जो है हिंदी और अदर नॉन इंग्लिश लैंग्वेजेस को भी मौका दिया, वरना 1979 के पहले केवल इंग्लिश मीडियम के ही आईएएस ब्यूरोक्रेट्स आए हैं। और यही कारण है कि उन्होंने, आप तो खुश हो गए कि हमको रिजर्वेशन मिल गया, आपको रिजर्वेशन मिला क्लर्क में, चपरासी में, प्यून में, और वो इंग्लिश मीडियम के नाते अपना पूरे भारत में केवल 3% ही लोग हैं जो फराटेदार अंग्रेजी बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। 7% लोग जो हैं टोटा के यस ये करके अंग्रेजी बोल सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले नहीं आते हैं सब कि सो आर यू फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, यस आई एम सो कूल, आई एम सो हॉट, आई एम ड्यूड, दिस डैट। अच्छा तो यू आर फ्रॉम, सर आई एम फ्रॉम बख्तियारपुर। ओ एंड व्हाट अबाउट योर एजुकेशन, बीए तक पढ़े हैं हमको, समझ गए? तो अच्छा तुम कहाँ तक, हम भी वहीं तक जहां तक तुम अंग्रेजी बोल पाती हो। तो ये हो गए 3% से लेकर 10% तक, मतलब कि 7% भारत में बकिया सर, और जो बचे 90% इंग्लिश आती है। सर थोड़ा सिंपल रहेगा ना तो पढ़ के समझ लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन सर बोल नहीं पाते हैं। सर समझ लेते हैं, हाँ उतना बुझा जाता है। ये हैं और 20%, और उसके बाद जो 70% बोले हैं कि अगर तुमको अंग्रेजी नहीं समझ में आए तो क्या बोलना है, आई डोंट नो इंग्लिश। तो ठीक है, तो एक बार हमारी एक परिचिता जो है, जज साहब की पत्नी थी, तो चीफ डिस्ट्रिक्ट जज थे, तो वो रहने वाले लोग बनारस के थे, और उनकी फैमिली एक बार गई वहाँ रामेश्वरम घूमने के लिए। तो जज साहब जो थे वो मधुबनी के जिला जज हुआ करते थे, और हम लोग के काफ़ी करीबी थे, मतलब करीबी के रिश्तेदार थे। तो वो अपनी पत्नी को सिखाएं कि सुना जब कोई वजह कुछ बोली तो कहिए कि आई डोंट नो इंग्लिश, तो आई डोंट नो इंग्लिश, आई डोंट नो इंग्लिश। और जब वहाँ गई तो कुछ बोला, आई नो इंग्लिश, आई नो इंग्लिश। तो वो तो बेचारा नो कर रही थी, NO वाला, और समझ गया KNOW वाला, आई नो इंग्लिश। तो कहा कि यस यू नो इंग्लिश, आई नो डैट, सो लेट मी टेल यू। कहा करे तोरा कहता नहीं कि आई नो इंग्लिश, बक 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 कर लिया बारे। तब फिर जैसा बोले कि हाँ अरे आई डोंट नो इंग्लिश, हाँ ओ हाँ भुला गया, नहीं आई डोंट नो इंग्लिश। तो ये बात थी, उस देश में ये लोग मातृभाषा को हटा करके और अंग्रेजी को जबरन क्या कर रहे हैं, थोप रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो आरक्षण है ना, वो ऊपर वाले 3% के लिए है, और वही लोग आपके आरक्षण को धता बता करके देश के टॉप मोस्ट पोस्ट पर पहुंचे रहते हैं। ठीक, बकिए जो इस 7% हुए ना, 3% के बाद वाले 10% तक, इन सबको मिलता है SSC में ठीक ठाक जॉब, कोई सेक्शन ऑफिसर हो गया, कोई असिस्टेंट हो गया, कोई कुछ हो गया, वो खुश रहता है उसी में कि हम ढेर अंग्रेजी बोल रहे हैं टोटा करके। और उसके बाद जो कुछ समझते हैं उनको जॉब मिलता है, जो LDC हो गए टाइप के, कुछ भी पा गए अपना, और उसके नीचे वाले सब रहते हैं। समझ गया? तो अंग्रेजी की महत्ता समझिएगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने जजेस हैं फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, NDA और CDS के जितने अधिकारी हैं फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, और IAS IPS कुछ को छोड़ के कुछ को लगभग सब फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। तो आप समझिए कि यह आरक्षण किसको मिला, अंग्रेजी दा 3% लोगों को, यह आपके लिए नहीं है। ठीक, वो तो भला हो मोरारजी देसाई जी का, जिन्होंने आपको भी उस ऊपरी कवर में थोड़ा थोड़ा आने का मौका दे दिया, ताकि जब कुछ घी टपके तो आ गया मुंह में, उतने में हम खुश हैं। अब बाकी भैया हमको दे ना दीजिए। और लड़का सब अपना रैली पूछे, ग्रुप डी, ये डी वो डी, रोज हम मैथमेटिक्स बना रहे हैं डी। ठीक है, बस उसी के लिए पगलाया हुआ है। अब सोचो कि अगर वही केवल हिंदी होती यहाँ पर, जापान और चाइना के अपने जैसे मातृभाषा में आगे बढ़े हैं, तो वैसे ही कितने बच्चे जो अलग अलग एग्जाम्स के लिए बैठते हैं, लेकिन उनके सारे सपनों को तो आपने कुछ ही एग्जाम्स में कैद करके रख दिया है।
क्योंकि आप शिक्षा को भी समवर्ती सूची में डाल दिए हैं, जबकि उसको सेंट्रल लिस्ट में रहना चाहिए था। हर जगह सीबीएसई बोर्ड होता, और सबको अगर आप अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो फिर सबको पढ़ाओ, और नहीं तो फिर किसी को भी मत पढ़ाओ। एक जैसी शिक्षा दो, एक जैसे टीचर रखो, तो वो अभी संभव ही नहीं है। आपात उपबंध, अ से 18, अ से आपातकाल। अब आप देख लीजिए, कहीं भी अ बता दीजिए पूरे में। ब से 22, 21, ई 21, 20, 19, 17, 16, अ से 18, अ से आपातकाल। हम कभी भूलते ही नहीं है। पूछता है कि आपातकाल किस में, हम कहे अ 18, तो बोलता है याद रह, सब रट गए हैं जी, कितना रटे रहते हैं आप। हम कह रहे 16, तो हम कहे वही 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। हम कहे ओबीसी, एससी, एसटी और एंग्लो इंडियन। तो वो सोचता है कि आखिर इसको सब याद कैसे रहता है। याद नहीं रहता है, सब फॉर्मूला पर क्या है, बैठा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। आपात उपबंध 352, नेशनल इमरजेंसी 356, प्रेसिडेंट रूल 360, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। प्रकीर्ण, प्रकीर्ण का मतलब होता है मिससेलानियस, सब मिलीजुली सरकार। मिससेलानियस क्या है प्रकीर्ण में? इसमें जब हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ और जब संविधान सभा का जब गठन हुआ और काम करना शुरू किया, तो राष्ट्रपति को कुछ अलग से शक्तियां दी गई थी। राष्ट्रपति को अलग से कुछ शक्तियां दी गई ताकि कोई चीज दिक्कत नहीं हो। क्योंकि हमारी संसद कब आती? 1952 में, 1952 में। और इसीलिए राष्ट्रपति को फॉर द टाइम बीइंग क्या दे दिया गया? कुछ अलग से शक्तियां। उनको अपने पद में थोड़ा बहुत संरक्षण, मतलब ये सब टाइप का कुछ कुछ मिसलेनियस में। संविधान संशोधन कहां आ गया? 368, एक ही इसमें भी आप देखिए कि अनुसूचित जनजाति बाद में इसको जोड़ा गया था 244 का। जिस तरह इसमें एक ही आर्टिकल है, उसी तरह इसमें भी क्या है? एक ही आर्टिकल है। तो 10वां में और उसके बाद 20वां में, याद रखना 10 में और 20 में आर्टिकल क्या है? ये तो बाद में जोड़ा गया ना। मौलिक संविधान में क्या था? केवल कितना था? 244। 7वां में था तो क्या हो चुका है? निरस्त। 7वां निरस्त है। तो 7वां में सबसे कम अनुच्छेद, एक भी अनुच्छेद नहीं है, खत्म है, वो निरसित है 238। ठीक। 10वां में देखो एक है 244, उसके बाद 20वां में देखो कितना है 368। तो 7वां में तो कुछ है ही नहीं। 10वां 20वां में क्या है? एक एक है, क्योंकि 244 का ए बाद में जोड़ा गया है। ठीक। और ये फिर अब जो है ये अस्थाई, टेम्पररी, संक्रमणकालीन, ट्रांजिशनल और विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन। ये है कि जब हमारा देश ब्रिटिश काल से अब भारत की ओर बढ़ रहा था, स्वतंत्र देश की ओर, तो कई ऐसे प्रोविजन थे जो हमको उधर से लेकर के इधर आना था और हमको धीरे धीरे क्या करना था? चेंज करना था। ठीक है, इसीलिए अस्थाई। आप देखेंगे इसीलिए इसमें आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, जम्मू कश्मीर वाला, याद है ना? 370 क्या था? अस्थाई। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि वो टेम्पोररी था, इसलिए भारत सरकार ने उसको हटाकर अच्छा किया। कि क्या समझते हो कि परमानेंट था, कि दिखता नहीं है यहां अस्थाई लिखा था। संक्रमणकालीन, हमारा देश जो था ब्रिटिश राज से अब धीरे धीरे लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा था, तो ट्रांजिशनल फेज में हमारे प्रेसिडेंट को, हमारे पार्लियामेंट को कुछ पावर ऐसा दिया जाना था जिसको बाद में निरस्त कर दिया। आप देखिएगा 369 से 392 में लगभग 10-12 अनुच्छेद जो हटा दिए गए हैं। इसमें अनुच्छेद बहुत कम रह गए हैं, यानी जो स्वतंत्रता के टाइम में जो आर्टिकल थे उन सबको अब क्या कर दिया गया? इसमें से हटा दिया गया लगभग। तो आप देखिए कि हमको लगता है कि 379, 80 ये सब हट गए हैं कुछ, मैंने इसमें से ज्यादातर अनुच्छेद क्या हो गए हैं? हटा दिए गए, निरसित हो गए हैं। और विशेष उपबंध, कि अगर जो है भारत में अगर कुछ जरूरी पड़ गया कोई चीज, तो उस समय स्पेशल प्रोविजन किया जा सके। ठीक। लास्ट वाला संक्षिप्त नाम, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या रहेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हो गया आर्टिकल 393 में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या होगा? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, भारत का संविधान प्रारंभ। ठीक है, तो एकदम शुरुआत में
392 जब हमारा संविधान बना उस समय का शुरुआत, हिंदी में इसका पाठ 394 का क। हमारा संविधान की 2 प्रतियां हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी प्रतियां हैं, कॉपीज हैं 2, मूल इंग्लिश में और उसका ट्रांसलेशन हिंदी में। ठीक है, दोनों ही जो हैं हीलियम बॉक्स में रखा हुआ है ताकि वो जल्दी खराब न हो। ठीक है, और वो टाइप्ड नहीं है, वो कैलीग्राफी में लिखी गई हैं। ठीक है, इंग्लिश में और फिर हिंदी में। संविधान सभा में ही जो है उनको, मतलब जो संसद का जो कक्ष है उसी में रखा गया था। अब मे भी नए वाले में लाया गया कि नहीं लाया गया हमको नहीं पता, देखना पड़ेगा। क्या एक तो उसको ले जाके वहां रखे थे शायद देहरादून में कहीं पर कुछ, लेकिन जो मेन है वो वहीं अभी पड़ा हुआ है। ठीक है, जिस पर सबका हस्ताक्षर है। और एक ये लास्ट में 395 निरसन। ये क्या है निरसन? इसका मतलब है कि जितना है एब्रोगेटेड, क्या क्या जो ब्रिटिश काल से जो चला आ रहा था ना 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हम लोग स्वतंत्रता तक किस एक्ट से चल रहे थे? 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट से। वो खत्म हो गया। 1947 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था उसको भी क्या कर दिया गया? खत्म। और जितने कानून थे, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इन सबको छोड़ करके बाकी सभी कानूनों को क्या कर दिया गया था? निरस्त। और तब जो है वल्लभ भाई पटेल का खेल शुरू हुआ रियासतों को लपेटने का। रियासतों ने कहा कि हमको अंग्रेजों से मिला हुआ है कि जो रियासत जिसमें जाना चाहेंगे, उन्होंने कहा रिमेंबर आर्टिकल 395। भारतीय संविधान का आर्टिकल 395 क्या कहता है कि इस तरह का जितना प्रोविजन था सबको क्या क्या चुका है? खत्म, एबॉलिस्ड। 395 आप पकड़ के भारत में शामिल हो। ठीक है, इसका मतलब था कि 395 ने पटेल जी को ताकत दे दी, क्योंकि अब जो आपको जो वो मौका था कि आप भारत में जाइए चाहे पाकिस्तान में स्वतंत्र रहिए, उसको हमने क्या कर दिया? निरस्त। 395 काम कर गया। 395 में कहा गया था कि जितना ब्रिटिश संसद ने कानून पास किए थे वो सब अपने आप क्या हो जाते हैं? भारत के लिए निरस्त। 1947 के एक्ट में कहा गया था कि रियासत चाहेंगे तो भारत जाए, पाकिस्तान जाए, स्वतंत्र रहें। पटेल जी ने कहा कि आपको नहीं पता है कि वो निरस्त हो गया, आइए गले मिलना है कि कुछ नहीं, गले मिलना है, चलिए आइए लिखिए, इज्जत से लीजिए, प्रीवी पर्स मिलेगा, दाना पानी मिलेगा, खाते रहिए, जीवन गुण गाते रहिए, भारत का एक हो जाइए। और यही कारण है कि धीरे धीरे सब जो है समेटते चुपचाप आ गए। ठीक, अब समझ में आ रहा है 395 का महत्व, कि पहले के जितने भी एक्ट थे सब क्या हो गए? खत्म, कुछ को छोड़ के सब एबॉलिस्ट हो गए। और यही कारण था कि रियासतों को, और लोग क्या सोचते हैं, अरे यार उनको तो मौका दिया गया था ना, स्वतंत्र भी रह सकते थे, तो काहे पटेल जी ऐसे कर रहे थे? पटेल जी कुछ भी गैर कानूनी नहीं किए थे। हमने कानून के तहत उन सभी एक्ट को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। इसलिए बात मानने की कोई बात ही नहीं थी। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय हिंदुस्तान में शामिल होने के। और पटेल जी थे कि शामिल हो गए सब। अगर कुछ और लोग रहते ना, नहीं, जाने दो, छोड़ दो, क्या जबरदस्ती करना, जाने दो। तो भारत में अभी 28 राज्य और 8 यूटी नहीं रहते हैं। यहाँ छोटे छोटे 565 द्वीपीय राष्ट्र टाइप के रहते हैं, छोटा छोटा यूरोप जैसा। ठीक, और सब आपस में जो है, कभी जगदीशपुर ऐसे दरभंगा पे मार कर रहा है, आज दरभंगा का जो है उधर जो है सिमरी बख्तियारपुर से जो फाइट चल रहा है, उधर बेतिया महाराजा लगे है, चला तुम लोग क्या कर रहे हो, हथुआ महाराज समझ नहीं रहे हो तुम लोग। ठीक है, ऐसे ही होते रहता। ठीक है, उधर से वो गाजीपुर का नरेश गाजते हुए आते, फिर काशी नरेश आते कि क्या मैं बड़ा आदमी हूँ, महाजनपद था काशी। इस सबको जो है पटेल जो ने क्या किया, एके में। इसीलिए आज हम लोग दुनिया के एक ताकतवर देश में से एक है। इसे बहुत जरूरी था। ठीक है, इसीलिए हम सरदार पटेल का जो है तस्वीर लगाए रहते हैं। आगे बात समझ में? संविधान नहीं समझ में आया तो मत समझना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आ गया क्या? वो कहाँ चला गया है? वो कंप्लीट हो गया ना, वाह, ये तो खुशी की बात है। तो समझ में आया कि संविधान का जो भाग 22 और इसमें जुड़ा क्या क्या, 7 निरसित हुआ, 7वां, लेकिन अभी भी बना हुआ है। जुड़ा क्या क्या? 4 का ए, 9 का ए, 9 का बी और 14 का ए, यानी 4 जुड़ा। तो असल में 26 है, लेकिन चूंकि 26वां 9 का बी 2011 में जुड़ा है और सारी बुक्स छपे हुए हैं 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से, तो आज भी ये मूर्ख क्या लिखवाते हैं
कि भारतीय संविधान में टोटल भाग बढ़ करके 25 हैं। अरे बेवकूफो, 26 हो गए हैं। क्योंकि कैसे 26 हो गए हैं, आप वहां पर देखिएगा तो 22 है पहले से, जुड़ा क्या क्या, 4 का ए आया, 9 का ए आया, 9 में तो पंचायती राज डाल दिए, ठीक है, 9 का बी आया, और इसके अलावा 14 का ए आया, कितना हुआ 26। हुआ क्या है कि 9 का बी शामिल हुआ है 2011 में, और आप जितने बुक्स पढ़ रहे हैं वो सब छपे हुए हैं 2010 के पहले के। यही कारण है कि वो सब क्या कहते हैं कि मौलिक संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देयर वर 22 पार्ट्स, बट नाउ दे हैव इंक्रीज टू 25। नो, दे हैव इंक्रीज टू। और जब वो फंस जाते हैं टीचर तो क्या कहते हैं कि 7वां वो खत्म ना है जी, तो खत्म है तो पार्ट नहीं है, वो पार्ट खाली है, ठीक है। दैट्स वाई नाउ देयर आर 26 पार्ट्स। लेकिन क्वेश्चन वो पूछने वाले वही हैं। एक बड़ी समस्या आ जाती है कि अब भारत के संविधान में बढ़ के कितने भाग होंगे, तो अपना आंसर की में क्या देते हैं 25। अब हमको समझ में नहीं आता कि हम कहाँ कहाँ सुधरवाएं। तो हम बता दिए कि आंसर अभी भी मूर्खवे सब क्या देते हैं 25। उनको समझाने का कोई मतलब नहीं है, आप समझाते रहिए, भैंस के आगे बीन बजाए भैंसिया जाए पकुराए। तो 22 और ये सब देते हैं 25, लेकिन असल में ये कितने हैं 26, ये फैक्ट है, ठीक। अब जैसे वो लोग थोड़ा कॉम्पिटेंट लोगों को लाएंगे तो कॉम्पिटेंट लोग जो है वो आंसर क्या लेंगे 26, और जब तक ये इनकॉम्पिटेंट लोग परीक्षा लेते रहेंगे तब तक वो क्या बताएंगे आपको आंसर 25। क्यों? क्योंकि अधिकांश को इस कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले भाग की जानकारी है ही नहीं। ये मनमोहन सिंह सरकार 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लेकर के आए थे। आगे बात समझ में। तो दैट्स व्हाई नाउ देयर आर 26 पार्ट्स आफ्टर 2011, ठीक है। आप इसको कोर्ट में दे सकते हैं जाकर के, हाई कोर्ट में, कि अगर कभी ऐसा हुआ तो कि हमने तो 26 पढ़ा है, आप 25 कैसे मान रहे हैं। आप मेरे ऐसा हम ही को खड़ा कर दीजिए एडवोकेट, 2-4-5 लाख रुपया दे दीजिएगा, हम हाईकोर्ट में जाके आपकी बात बोल देंगे। और नहीं तो बाप रे, क्या इलाहाबाद में रहती है तो पता नहीं है कि कितना वकीलों का घर बड़ा बड़ा है। अब एक हम किराए के मकान में रहते हैं, सो नहीं, ठीक है। तो भारत की प्रमुख झीलें, इलाहाबाद में घर देखिए ना, प्रयागराज में वकील लोग का, वकील से बड़ा घर है किसी का प्रयागराज में दिखा है? आप बिहार शरीफ से हैं कोई, गढ़ पर जाके देखिएगा एडवोकेट लोग का घर कैसा है। उस पे ना, उसके सबके छत पे ना फुटबॉल मैच हो जाएगा, इतने बड़े बड़े मकान हैं, ठीक है। प्रयागराज चले जाओ और वहां देख लो अधिवक्ताओं का घर, क्या मंत्री या सांसद फांसद सब फेल हैं उन लोग के आगे, इतना पैसा है उन लोगों के पास, ठीक है। एक एक हियरिंग का 30-30 लाख रुपया लेते हैं सब। हम तो 5 लाख बोले, कितना कम बोले हैं। हाँ, नहीं तो वही कर रहे हैं कि जैसे जो ये सब वकील नहीं है बड़े बड़े जो सब आते हैं, ये लोग एक राम जेठमलानी एक हियरिंग का एक बार आने का 30 लाख रुपया लेते थे। अब लोग देने वाले हैं, कितना पैसा है कई लोगों के पास कि आपका जिंदगी भर की कमाई नहीं होगी 30 लाख, और एक हियरिंग का क्या लेते हैं 30-30 लाख, 5 लाख रुपया खाली अपियर होने का। अगर जज उस दिन छुट्टी पर गए तो आपका गया 5 लाख। क्यों? हम आए ना भाई, जज नहीं है तो हम क्या जाने, हमारी तारीख थी, अगला तारीख का फिर लेगा 5 लाख, रोने लगिएगा। तो उसमें वही सब रहता है। अरशद वारसी टाइप का वकील ठीक रहता है, 200 रुपया में आ जाता है, अपना 10 साल नहीं है, हो गया अगला तारीख। तो आपका कितना गया 200 रुपया। तो वही ना बोल रहे हैं। तो वैसे तो वही लोग तो हैं जो जिंदा रखे हुए गरीबों को, हमारे प्रिय वकील अधिवक्ता। भारत की प्रमुख झीलें, भारत की प्रमुख झीलें, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील, कोस्टल समुद्र किनारे, चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का, उड़ीसा, ऊर्जा, चिल ऊर्जा, जो खारे पानी समुद्र के किनारे रहेगा तो क्या रहेगा, पानी नमकीन रहेगा, खारा रहेगा, लैगून झील है। लैगून झील, ठीक है, इसको हिंदी में अनूप झील बोलते हैं। लैगून झील को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनूप झील। अनूप झील, इसी को केरल में कयाल बोलते हैं, इसी को केरल में क्या बोलते हैं, कयाल। तो
लैगून झील है, यानी कि जो समुद्र तट से सटी हुई झील होती है उसको क्या कहते हैं, लैगून झील। समुद्र का पानी आया रहता है। यहाँ नौसेना का, इंडियन नेवी का ट्रेनिंग सेंटर भी है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील को दया नदी, दया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है, याद रखिएगा, दया नदी और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर, चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर और गहराई लगभग कितनी है, 2 मीटर। यानी गहराई, एवरेज गहराई, बीच में जाइएगा तो 3 मीटर है, तो नापने मत चल जाइएगा, हमारा तो फिर भी ठीक ठीक हो रह जाएगा, लेकिन यहाँ बाकी जनता जो है, समझ आ गया ना, तो इसलिए कहीं बीच में हम भी गए तो पता चला कि सब हाइट नापा निकल गया। तो गहराई, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील जो है वो कौन है, सबसे नमकीन झील सांभर है। ठीक है, ये सांभर नाम आया है चौहान राजपूतों से, जो कि शाकंभरी चौहान कहलाते थे, इसीलिए इस शाकंभर से क्या बन गया, सांभर। ये शाकंभरी चौहान होते थे और उन्हीं के नाम से उनकी देवी होती थी शाकंभरी देवी, वत्सगोती चौहान, और यही कारण है कि उसका नाम क्या निकला, सांभर। और ये जयपुर जिले में है, जयपुर में। सबसे नमकीन, भारत के 8% नमक के लिए ये अकेले जिम्मेवार है। 8% साल्ट प्रोडक्शन भारत का यहीं से होता है, सांभर से अकेले नमक देता है इतना। ठीक, राजस्थान में है। माना जाता है कि ये प्राचीन तेथिस सागर का हिस्सा है, इसीलिए अभी भी इसका पानी क्या है, नमकीन है। ठीक है, हिमालय बनने से पानी जो है पीछे आ गया, तो वही इसीलिए राजस्थान की झीलें आज भी क्या है, डिडवाना, सांभर, सब नमकीन झीलें हैं। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुल्लर। ठीक है, क्षेत्रफल देखो से कम हो जाता है सांभर से। जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना इसी पर है, याद कैसे रखेंगे, वुल, तुल, बुल, तुलबुल इसी में। बाबू ये झील है, हाँ, और झेलम ये है, उसको हम कैसे याद रखे हैं, श्रीनगर है, वहां आतंकवाद था पहले, तो आतंकवाद को क्या कर रहा था, झेल रहा था, इसीलिए झेलम। हम आज तक नहीं भूलते हैं कि वहां झेलम है। ठीक, इसको कैसे याद रखते हैं, वुल, तुल, बुल, आ गया तो याद रहेगा। तुलबुल परियोजना, वही हम कहें कि अभी तक हम तुल, बुल, उल याद रखे हैं, झेलम आ गया, वो आ जाएगा झेल। ऐ जाओ ऊपर, बड़ा बदमाश है। डल झील और वुलर झील। ठीक है, आज जितना नाग देखना सब जम्मू कश्मीर में। क्यों, क्योंकि वहां प्राचीन काल में कुषाण वंश के समय में और गुप्तों के समय में वहां नाग वंश का शासन था। इसी नाग वंश के कन्या कुबेर नागा से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शादी किया था, जिससे बेटी हुई थी प्रभावती गुप्त, जिसका विवाह उसने वकाटक शासक रुद्र सेन द्वितीय से किया था। ठीक है, जो मर गया था, तो अपने आप वकाटक का पूरा राज्य जो है पश्चिमी भारत का, महाराष्ट्र का आ गया था, जिसके चलते गुप्तों की पहुंच जो है समुद्र तक हो गई थी और उसका समुद्री व्यापार बढ़ गया था। तो बैरी नाग, मानस बल, शेष नाग, अनंत नाग और नागिन, ये जितना नाग 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 नागिन जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, डल झील और वुलर झील जम्मू कश्मीर। राजसमंद, जयसमंद, ठीक है, पिछोला उदयपुर, लून करणसर, लून नमक के लिए, लवण के लिए होता है ये, फतेह सागर, उदयपुर, ये जो पिछोला और फतेह सागर दोनों कहाँ है, उदयपुर, द सिटी ऑफ लेक्स, द सिटी ऑफ लेक्स। डिडवाना भी राजस्थान में, लोकटक मणिपुर में, लोकटक मणिपुर में, इसी में है ना किबुल लामजाओ, तैरता हुआ उद्यान इसी में है। देख लीजिए, इतना याद रख लेना। राजसमंद, जयसमंद, जयसमंद को ढेबर झील भी कहते हैं। जयसमंद को क्या कहते हैं, ढेबर।
ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा मैनमेड झील है। ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा मैनमेड झील है, ठीक, मानव निर्मित झील है। किसके बाद? उत्तर प्रदेश में सोनभद्र पर जो रिजर्वायर बना हुआ है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है, जो कि रिहन डैम पर पीछे है। रिहन डैम सोनभद्र में है। यह दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मैनमेड झील है ढेबर जयसमंद। सांभर के बाद डिडवाना नमकीन झील में सबसे ज्यादा नमकीन है, सांभर के बाद डिडवाना। और ये आपको जो है पूरा पाषाण कालिक साइट भी है, मतलब ये डिडवाना आपको जो है मध्य पाषाण काल का साइट है डिडवाना, ठीक। चलो बढ़े। यानी हमने एक बार जम्मू कश्मीर देखा, क्या करें फिर करें क्या, वापस हो गया ना। तो हम लोगों ने क्या देखा? जम्मू कश्मीर और राजस्थान। इसी में हम लोग मणिपुर में लोकटक देख लिए, किबुल लामजाओ, वहां फ्लोटिंग जो है वहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। अब देखो ताल 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 ताल, ये सब ताल कहाँ है? खाली एगो चंद्र ताल और सूरज ताल हिमाचल में है। चंदा ताल वही चंद ताल, तो सूरज और चंदा ताल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बाकी सब ताल कहाँ हैं? उत्तराखंड में। हमेशा बताते हैं हम। आप देखिए अगर बाद में अगर हिमाचल आएगा कहीं तो उसमें होगा, नहीं होगा तो याद रखिएगा। इसीलिए सारे ताल जो हैं वो हिमाचल में नहीं, मतलब उत्तराखंड में नहीं है। सूरज और चंदा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सात ताल, नैनी ताल, राकस ताल, महाताल, देवताल, नौगुछिया ताल, खुरपा ताल, सांबर, ठीक है। इस सांबर कहाँ से आ गया? अच्छा राजस्थान में है। कलिवेली तमिलनाडु, खेचो पलटी, खेचो तो पलटिए जाई सिक्किम, नाम क्या है? खेचो आप पलटी, अरे खेच के अपलट दिया, ठीक है, सिक्किम में। तो नाम देखिए खेचो पलटी, ठीक है, खेचो पलटी सिक्किम। नहीं दिया उसमें, पुराना होगा, आउटडेटेड होगा, ठीक है। तो और नहीं तो अगर नहीं दिया तो इसे तो आप आई हैं यहाँ की कुछ नया मिले, लिखिए। हम यहाँ गए हुए हैं नैनीताल, हाँ हिमाचल प्रदेश में, चंद्रताल और सूरजताल। पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में 85% देता है लेकिन 86% है, और तमिलनाडु में 14% है पुलिकट। यहीं पर आपको क्या है पुलिकट में? कुछ है? श्रीहरिकोटा इसी पे है, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पर है। यहीं से क्या फेंका गया था ऊपर? इतना दूर फेंक देने ले गए हम लोग अब, ठीक है। आदित्य L1 तो चला गया सीधे 15 लाख किलोमीटर दूर, लैग्रेंज पॉइंट 1 पर। सन पर नहीं गया है बाबू, आदित्य L1 सन पर गया है। ये है हम लोग का पृथ्वी, आई है सूरज, ठीक। इसका डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर्स, ठीक। वो गया है यहां, इसको कहते हैं L1 लैग्रेंज पॉइंट 1, इसीलिए उसको आदित्य L1 कहा गया है। यहां से यहां का डिस्टेंस हुआ 15 लाख किलोमीटर्स। इसका मतलब कि पूरे डिस्टेंस का मात्र 1% कवर किया है। आपको पता है कि सूरज पे गया है। दोस्त क्षण का मौन, ठीक है। आप देखे हैं तो उस किताब को फाड़ कर फेंक दो अगर देखे हो तो, ठीक है। लैग्रेंज पॉइंट 1 पे जाकर के सूरज का जो गुरुत्वाकर्षण है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? बैलेंस हो जाता है, और वहां पर आप किसी भी चीज को रख दीजिएगा तो झोला ऐसा टंग जाएगा इसे। वहीं पर हम लोगों ने आदित्य L1 को पहुंचा दिया है। हम्म 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 हम्म
और यहाँ जा करके जो है वो तबला बजा रहा है कि वाह आई एम ऑन सन। ठीक है। अच्छा, हम ये बात मजाक में बोलते थे कि अभी भी इस पृथ्वी पर कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि आदित्य एल1 सूरज पर गया है। आज मैं साक्षात देख लिया। अब हम मजाक में बोलते थे कि नहीं यार, अब ऐसे लोग थोड़ी बचे होंगे तो लेकिन नहीं, कालिदास आज भी हैं, प्रतिभाएं हैं हमारे यहाँ। ठीक है। तो हम सच में अभी तक, जैसे हम बोलते थे कि आप जैसे किसी का नाम मान लो कि मॉक ले रहे हैं ना, तो आया आदित्य, तो हम कहे कि आदित्य एल1 कब छोड़ा गया था, तो बेचारा जब नहीं पता तो नहीं बताया, तो हमें कहाँ तक ये जा रहा है, तो सर ये सूर्य के अध्ययन के लिए। तो हम कहें कि तो ये सूर्य कब पहुंचा, सूर्य तक कब पहुंचा, तो नहीं सर सूर्य तक कहाँ गया है सर, कि वो लैग्रेंज पॉइंट 1। हम कहे चलो, हम कहे कि हम वही तो सोचे कि बोलते हैं, तो अभी तुमको कहते हैं कि निकल बाहर, तो यहाँ असिस्टेंट एग्जाम में बट, लेकिन वो समझ गया कि नहीं सर सूरज पे कहाँ, वो तो थोड़ा सा भी आगे जाएगा तो जल के राख हो जाएगा, वहां तक कैसे जाएगा। ठीक है। तो हम कहें कि जैसे चंद्रयान गया चांद पर, वैसे ही आदित्ययान गया आदित्य पर। ठीक है, ठीक है, चलिए। इसे कहा जाए कभी कभी टीचर की बात मान लेनी चाहिए। कभी कभी ही सही, लेकिन मान लेना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है। अब देखिए कोई बात नहीं। हुसैन सागर, तेलंगाना, हैदराबाद, ये है हुसैन सागर झील, जो कि आपका हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है। हुसैन सागर झील, ठीक है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है हुसैन सागर झील। इसी पर जो है जिब्राल्टर रॉक पर गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। जिब्राल्टर रॉक पर गौतम बुद्ध की मूर्ति है, 1990 में स्थापित किया गया था। पहली बार गिर जाने से कुछ वर्कर्स की मृत्यु हो गई थी, लेकिन बाद में फिर उसको खड़ा किया गया। तो मैनमेड झील है। तो उसको सुधार दीजिए, वो पहले वाला है ना, तेलंगाना बना था वो होता है। जैसे हम नहीं बोले कि अभी भी वो देता है कि 25 भाग है, अब हो सकता है कि तो आपका ग्रेजुएशन हो गया है तो आप भी नहीं थोड़ी हैं। ठीक है। तो हुसैन क्या नहीं, हम तो उन्हें जानकारी लिए नए पुराने पे। तो हाँ बुक के बारे में, अच्छा बुक के, लेकिन नहीं, हमको लगा कि ये बहुत पुरानी हो गई हैं। अच्छा अच्छा, तब ठीक है। ठीक है। कभी कभी हंस लेना चाहिए। तो बेचारा हमेशा आदित्य एलपन में हंसेंगे। हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, मैं बराबर, कभी कभी हम अपना भी मजाक उड़ाते रहते हैं, दिखता है कि नहीं। कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश, ठीक है, कोलेरू झील। ये जो है कोलेरू झील, ये आपको गोदावरी रिवर और कृष्णा के बीच में, गोदावरी और कृष्णा के बीच में है कोलेरू। मीठे पानी की झील है ये, ठीक है, कोलेरू। ठीक। हुसैन सागर जो है वो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है। हुसैन सागर हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में, कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा के बीच में। चिल्का तो हम लोग पढ़ ही लिया, उड़ीसा है। लोनार झील को लेकर के कई बेवकूफ बुक्स में भी पढ़ाते हैं कि यह जो है एक ज्वालामुखी है, क्रेटर झील। नो, ये मेटोराइट गिरा था जिसके लिए गड्ढा हुआ और उससे ये बना झील है। क्रेटर की शक्ल की तरफ बन गया, इसे लोग इसको क्रेटर झील बोलते हैं। ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है और ये 52,000 साल पहले एक मेटोराइट गिरा था, उल्का पिंड गिरा था जिसके लिए गड्ढा हुआ और लोनार झील बना। किताबों में गलत पढ़ाते हैं कि ज्वालामुखी जलते बना है, वो टोटली रॉन्ग है, उसको सुधार लीजिएगा। लोनार झील लिख, और इसी के कारण अभी भी चलता आ रहा है कि क्रेटर झील है, क्रेटर झील है। तो याद रखिएगा, आ जाएगा क्रेटर तो लगा दीजिएगा लोनार। अब हम क्या करें, इसका पानी जो है वो रेड हो जाता है, वही जो नीचे जैसे काली मिट्टी में लोहा का जो आयरन का जो अधिकतम मात्रा बढ़ जाती है तो पानी रेड हो जाता है। आयरन की मात्रा बढ़ने से हो जाता है, वो ज्वालामुखी के कारण नहीं होता है। बेमनाड झील कयाल झील है, लेगून,
अष्टमुडी, ये सब। पेरियार जो है वो लैगून झील नहीं है, क्योंकि ये पेरियार नदी का पानी जाता है, ये मीठे पानी की झील है। खाली वेम्बनाड, भारत की सबसे लंबी झील 96.5 किलोमीटर वेम्बनाड है। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, 96.5 किलोमीटर वेम्बनाड। अष्टमुडी और वेम्बनाड और लैगून। पेरियार झील इज फ्रेश वाटर लेक, क्योंकि ये पेरियार नदी का पानी आता है। केरला की सबसे लंबी नदी पेरियार, और मलयालम में पेरियार का मतलब होता है महान, ठीक है, मतलब बड़ी, लीडर, बड़ा। खजियार हिमाचल प्रदेश, इसको भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। खजियार को, खजियार भारत का स्विट्जरलैंड लिख लीजिएगा, या मिनी स्विट्जरलैंड भी, या मिनी स्विट्जरलैंड भी, भारत का स्विट्जरलैंड। ठीक है। देखो आ गया कृत्रिम झील, हम बोले थे ढेबर और जैसलमेर को बोले थे ना, सेकंड नंबर पे है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल यानी मैनमेड लेक जो है, डेट इज गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो सोन की सहायक रिहन नदी पर बनाए गए बांध से बना है। कहां है? सोनभद्र जिले में, यूपी में। ठीक है, सोनभद्र, डाला, ओबरा, रेणुकूट, रेणुकूट। ठीक है, हम यहां गए हुए हैं। और यहीं पर एक मधुमक्खी का छत्ता था जब हम छोटे थे स्कूल टाइम में, तो हम लोग एज यूजुअल समझ ही सकते हैं कि कितने सीधे थे। और मधुमक्खी का छत्ता था, और टीचर बहुत टाइट कर दिए थे हम लोगों को। ठीक है, कि कोई ऐसे नहीं झांकेगा, क्योंकि भाई टीचरों का सही सोचना था, मान लो बच्चा गिर गया उधर तो फिर कौन ये करेगा। और हम लोग उसके चलते नाराज थे, क्योंकि उसमें बुद्धि थी नहीं। क्या यार झांकेंगे नहीं तो यहाँ करने का आए हैं हम लोग। ठीक है, तो झांकने पर पता चला कि एक इतना सा बड़ा सा जो है शहद का जो कारखाना दिख रहा था। ठीक है, तो दोस्तों ही दोस्तों में इशारा हुआ, और हम लोग चैन से किसी को जीने नहीं देते हैं। और जो सबसे तेज निशानची था, ठप, जो लोग निशाना साधे थे, 9 2 11 थे, बचे हुए लोग प्रिंसिपल, एडमिन, जितने टीचर, हम लोग कौन क्या, ओह मैम, ओह व्हाट हैपेंड टू यू मैम, ओह सर। ठीक है, आज तक जो है जब जब ये आता है ना गोविंद बल्लभ पंत सागर, तो हम लोग को बचपन की वो घटना आज भी याद आ जाती है। और हम लोग आज तक अपने जो भी बात होती है टीचर से, ओ हो सर से, वेरी पैथेटिक सिचुएशन, आज तक उन लोगों को नहीं पता चला कि वो कौन थे। ठीक है, तो बचपन की वो बदमाशियां, तो रिहंड, इसीलिए हम लोग को ये सब चीज ऐसे ही याद रहता है कि भारत का सबसे बड़ा मैनमेड झील, और मत झांकने दीजिए। लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं, बेचारा का मतलब यही सब खुदरा पाप बीच बीच में निकलता रहता है। तो पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह, अभिकेंद्रीय सेंट्रीपेटल, सेंट्री अपवाह ड्रेनेज। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय अपवाह का मतलब जो केंद्र की ओर जा रही अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बॉल्सन कहते हैं। जैसे ये हो गया बॉल्सन, और इसके चारों तरफ क्या हो गया, ये पहाड़ी। तो जो सब कुछ जाएगा वो कहां जाके गिरेगा, समझ में आ रहा है, बॉल्सन में। तो अभिकेंद्रीय अपवाह, बाहर से अंदर की ओर सब आ रहा है प्रवाह, बाहर से अंदर की ओर, तो दिस इज सेंट्रीपेटल। अभिकेंद्रीय अपवाह का मतलब होता है कि जो ड्रेनेज, जो आपका फ्लो जो हो रहा है अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को, समतल गर्त, ये नहीं कि वो और डीप होता जाएगा, समतल गर्त को क्या बोलते हैं, बॉल्सन बोलते हैं। एग्जाम में पूछता है, सीधे पूछ देता है। ठीक है, ऊंट कडाल पुल डल झील के बीच में स्थित है। ऊंट, ठीक है, कैमल कडाल, ऊंट डल झील के बीच में है। ऊंट कडाल पुल डल झील के बीच में है, और इसका अधिकांश भाग निषाद बाग से दिखाई देता है, जिसको जहांगीर ने बनवाया था। निषाद बाग को किसने बनवाया था? जहांगीर ने, मुगल बादशाह जहांगीर ने इसको बनवाया था। ठीक है, डल झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर ट्रस्ट, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने जर्मनी की सहायता से
17वीं शताब्दी, देख लो जहांगीर के टाइम का, 17वीं के ऊंट कडाल पुल को पुनरुद्धार करने का फैसला किया है। निशात बाग वाज बिल्ट बाई और वाज कंस्ट्रक्टेड बाई जहांगीर। आज के लिए इतना ही, इसके बाद की आगे, ठीक। तो जितना खींचना था वो हम आज इसमें खींच दिए हैं। ठीक है ना, ज्यादा विलंब से नहीं चल रहा, ठीक भाग रहा है ना, बाकी काम हर चीज बता ही दे रहे हैं। और फास्ट कर देंगे हम, उड़ा देंगे हम तो 2 घंटा में खत्म कर देंगे।